सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूटेट की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अपने मार्क्स देख भी लिए होंगे। तो जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है यूटेट को, उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन लोग एक दो नंबर या कुछ नंबरों से रुक गए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत जल्दी सीटेट का एग्जाम आने वाला है। और दोस्तों, जिसकी की एक्सपेक्टेड डेट 15 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के बीच में ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो अपने दिल को छोटा नहीं करना है दोस्तों, और आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यूअस बना के चलनी है और मेरे साथ चलते रहिएगा आप लोग। तो इस बार हम काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सामाजिक जो अध्ययन का जो पेपर होता है, इस वाले पेपर के लिए मैं फिर से आप लोगों की तैयारी शुरू कर चुका हूं दोस्तों। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं सीटेट के ऊपर, ये मेरी दूसरी वीडियो है आज। तो आप लोग अब अभी से जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपका सीटेट के लिए आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। भूगोल एक विषय है दोस्तों, और हम सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र देख रहे हैं। तो भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण को, भौगोलिक विविधता को, जैविक पर्यावरण को और उपयुक्त सभी को। तो भूगोल क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आपने देखा होगा कि भौतिक पर्यावरण, भौगोलिक विविधता और जैविक पर्यावरण सभी को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की जो प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है वो कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, गृह विधि या परियोजना विधि। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं व्याख्यान विधि वैसे अब प्रचलन में नहीं रही, लेकिन फिर भी व्याख्यान किया जाता है। तो व्याख्यान विधि है कहीं ना कहीं, प्रयोगशाला विधि होती है स्कूलों में, और परियोजना विधि भी होती है। गृह विधि का कोई स्थान नहीं है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में, ठीक है ना। तो गृह विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। व्यावहारिक ज्ञान जो होता है दोस्तों अपने स्कूल से बाहर का, और जो सामाजिक ज्ञान होता है, यानी कि व्यावहारिक ज्ञान को आप सामाजिक ज्ञान भी कह सकते हैं। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है कहाँ से? क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा। तो देखिए दोस्तों, व्यावहारिक ज्ञान यानी कि स्कूल से बाहर का ज्ञान प्राप्त करना या सामाजिक ज्ञान, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर मिलेगा उसको क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा बच्चा सबसे ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? व्याख्यान विधि का गुण नहीं है दोस्तों, ठीक है। भाषण संबंधी योग्यता का विकास बिल्कुल होता है। व्याख्यान विधि से भाषण संबंधी योग्यता का विकास जरूर होगा। अध्यापक के लिए सुविधाजनक होता ही है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करानी पड़ती है, ज़्यादा बच्चों को बोलना नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगला है श्रवण कौशल का विकास। श्रवण कौशल का विकास भी बच्चों को सुनने के लिए बोला जाता है व्याख्यान विधि में, तो उनका कहीं ना कहीं श्रवण कौशल का विकास होता है। बाल केंद्रित विधि, बाल केंद्रित विधि नहीं है दोस्तों। व्याख्यान जो विधि है वो बाल केंद्रित विधि नहीं है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो व्याख्यान विधि का गुण क्या नहीं है? बाल केंद्रित विधि नहीं है, ठीक है। तो बाल केंद्रित विधि के लिए आपको क्या करना होगा? गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित विधि आपका व्याख्यान विधि के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? ठीक है, सामाजिक विज्ञान किस चीज से संबंधित है? माल का निर्माण, आजीविका के साधन, आपूर्ति और खपत और उपयुक्त सभी। तो माल का निर्माण दोस्तों, माल का निर्माण, आजीविका के साधन, आपूर्ति और खपत, ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, और सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? यहाँ पर है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की समझ और पर्यावरण के साथ इसका संबंध, आधारिक संरचना सुविधाओं का विकास, शैक्षिक समस्याओं का समझ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो मेनली किया जाता है सामाजिक संस्कृति संरचना की समझ और पर्यावरण के साथ इसका संबंध जो होता है
इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं दोस्तों मुख्य रूप से। तो ये इसका आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करके, मूल सिद्धांतों का अध्ययन करके, केवल बी, दोनों ए और बी, ना तो ए और ना ही बी और केवल ए। दोस्तों राजनीतिक और सामाजिक जीवन की किस शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, तो हमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी उसमें करना होता है और जो हमारे मूल सिद्धांत होते हैं उनका भी अध्ययन करना होता है। तो ए और बी दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ए और बी। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जाते हैं मैक्सिमम, और सीटेट में कुछ इसी तरीके के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य के इतिहास से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान छात्रों को संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान मानव विकास का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान पाठ्येतर पाठ्यक्रम है, न कि मुख्य पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सभी विकल्प लगभग थोड़ा थोड़ा सही लगेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अप्रोप्रिएट आंसर पे जाना पड़ता है कि जो सबसे ज्यादा सत्य होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कि सामाजिक विज्ञान छात्रों की संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना ही सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य भी होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी कि ये कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत है जिसके बिना सामाजिक अध्ययन का शिक्षण पूरा नहीं हो सकता है। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किसके बिना पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, शामपट कार्य, घर का पाठ या ग्लोबल मानचित्र। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको लगभग सारी चीजें दिख रही है कि मतलब हर चीज की आवश्यकता तो होती है सामाजिक अध्ययन के लिए, लेकिन सबसे जो एग्जैक्ट आंसर हो सकता है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण पूरा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है डी, ग्लोब और मानचित्र के बिना सामाजिक अध्ययन का शिक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पाठ्यचर्या के जिस सिद्धांत में करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है वह है। ठीक है, तो करके सीखना यानी कि खुद करके फिर सीखता है, यानी कि गतिविधि आधारित होता है जो, यानी कि कार्य हो रहा है पहले, ठीक है, और फिर सीखा जा रहा है। ठीक है, तो करके सीखने पर बल दिया जाता है किसमें, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत या उपयोगिता का सिद्धांत। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया का सिद्धांत। करके सीखने के की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रिया पहले हो रही है, तो क्रिया के सिद्धांत से ही हम क्या कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इतिहास का शिक्षण डैश के केंद्रित उद्देश्य से किया जाना चाहिए। तो इतिहास का शिक्षण किसके द्वारा किया जाना चाहिए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रदर्शन क्षमता विकसित करने के लिए अतीत में क्या हुआ को प्रसारित करना, यह अतीत में कैसा हुआ याद करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन लगभग सब सही जा रहे हैं, लेकिन इतिहास का जो शिक्षण होता है वो उसका उद्देश्य आज किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी क्या है, प्रासंगिक है। तभी जाकर के हम उन चीजों से कुछ सीख सकते हैं और कुछ नया करने की हमारे अंदर बात आएगी दोस्तों। ठीक है, तो इतिहास का शिक्षण उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में क्या है, प्रासंगिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिलेखागार वह स्थान है जहां, अभिलेखागारों के बारे में बहुत बार बताया है मैंने आप लोगों को। तो अभिलेखागार वह स्थान है जहां खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां और दस्तावेज रखे जाते हैं। पांडुलिपि आप समझते हैं जो हस्तलिखित होती है प्राचीन काल में के लिए जो होती थी दोस्तों। तो ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को जहां पर रखा जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, अभिलेखागार कहा जाता है दोस्तों। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से एक सामाजिक विकास का रूपरेखा बनाने में शामिल नहीं है। सामाजिक विकास की रूपरेखा बनाने में क्या शामिल नहीं है, तो प्रशासन चलाना, नीति की आयोजन, प्रोग्रामिंग या प्रतिनिधि बनाना।
तो सामाजिक विकास की जो रूपरेखा बनाने में जो शामिल नहीं होगा देखिए दोस्तों, प्रशासन चलाना, नीति का नियोजन करना या प्रतिनिधि बनाना, ये सारे सामाजिक विकास की रूपरेखा के। लेकिन प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंतर्गत की जाती है दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग सामाजिक विकास की रूपरेखा को बनाने में शामिल नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां छात्रों को भारत में सांस्कृतिक विविधता के बारे में सिखाने के लिए दी जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कक्षा में सांस्कृतिक विविधता के बारे में एक छात्र को पढ़ने के लिए कहना। ठीक है, दूसरा है छात्रों को भारत की विभिन्न संस्कृतियों को सूचीबद्ध करने तथा उनकी विशेषताओं को लिखने के लिए कहना। तीसरा है छात्रों को भारत की संस्कृतियों के विभिन्न आयामों के बारे में लिखने और उस पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन है केवल ए, 1, 2 और 3, 2 और 3 दोनों, केवल 3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कक्षा में सांस्कृतिक विविधता के बारे में एक छात्र को पढ़ने के लिए कहना, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है गतिविधि की। ठीक है, तो गतिविधि में सभी का शामिल होना ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। गतिविधि इस तरीके की सामूहिक गतिविधि ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, जिसमें कि सभी बच्चे गतिशील रहें। तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों को भारत की विभिन्न संस्कृतियों को सूचीबद्ध करने तथा उनकी विशेषताओं पर लिखने के लिए कहना, और छात्रों को भारत की संस्कृति के विभिन्न आयामों के बारे में लिखने और उन पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तो 2 और 3 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? तो इतिहास की बात हो रही है दोस्तों। इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास जो हमें प्राप्त होता है वो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से पता चलता है। ठीक है, तो स्रोतों का ही अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं, इतिहास विषय के अध्ययन को और प्रासंगिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है परियोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि या स्रोत विधि। तो ये परियोजना विधि, मानचित्र विधि और समस्या समाधान विधि क्या होती है, ये भूगोल विषय के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतिहास विषय की बात की गई है तो स्रोत विधि इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख जो सूत्र है दोस्तों वो क्या है? यहाँ पर है पारदर्शिता से दूरदर्शिता की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना, तेज ध्वनि में पढ़ना या स्तरानुकूलन शिक्षण। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख सूत्र है दोस्तों वो है आपका सरल से कठिन की ओर जाना। सरल से अगर हम कठिन की ओर जाते हैं तो अधिगम प्रक्रिया और रोचक और अधिक प्रभावपूर्ण बन जाती है दोस्तों। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का भी प्रमुख सूत्र क्या है, सरल से कठिन की ओर जाना, जिससे कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो सरल से कठिन की ओर जाना ही सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा? एक बार फिर से देख लीजिए। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने दिया था? तो ऑप्शन है मोंटेसरी, कनिंघम, पेस्टोलॉजी या आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन है कनिंघम का। याद रखेंगे आप, कनिंघम का स्टेटमेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और आ भी सकता है आगामी पेपरों में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कनिंघम का स्टेटमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है उसे अलग कीजिए। ठीक है, तो मूल्य वास्तविक होते हैं, बिल्कुल होते हैं दोस्तों मूल्य वास्तविक, और मूल्य अप्राप्तनीय होते हैं, यानी कि मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल बात गलत कर दी है दोस्तों इसने। ठीक है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, सामाजिक शिक्षण के अध्ययन में छात्र सहयोगी कार्यों में भी प्रशिक्षण प्राप्त जरूर करते हैं दोस्तों। और सामाजिक अध्ययन शिक्षण बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायक है। तो बौद्धिक शक्तियों का विकास कहीं ना कहीं सामाजिक शिक्षण से होता है। तो मूल्य अप्राप्तनीय यानी कि मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये गलत बात बोल रहा है और इसका आंसर यही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने गलत कथन की पहचान करनी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो सामाजिक विज्ञान
मानव और पर्यावरण के बीच के सहसंबंध को दर्शाने की कोशिश स्थिति बताता है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान कक्षा की जो प्रमुख आवश्यकता क्या है, यहाँ पर है स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा और प्रयोगों की सुविधा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, ये अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है कि स्थिति, सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है वो उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसकी बनावट कैसी है और उसका वो किस स्थान पर है, ताकि क्योंकि मानव और पर्यावरण के बीच का जो सहसंबंध होता है उसको दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम। तो जो कक्षा में होना चाहिए उसकी स्थिति, बनावट और स्थान इस तरीके से होना चाहिए कि ताकि पर्यावरण से भी वो मेल कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? तो कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? 2500 प्रकार से सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की बात पूछते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? छात्रों के प्रश्नों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देना, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थियों की उपयुक्त विधि के लिए निर्देशन देना, ठीक है, विद्यार्थियों को केंद्रीय चिंतन के लिए प्रेरित करना। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त भूमिका जो होती है सामाजिक अध्ययन की, वो होती है सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। सीखने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना ही सामाजिक अध्ययन शिक्षण की क्या होती है, उपयुक्त भूमिका होती है, कि सीखने के लिए बच्चों को अच्छा वातावरण प्राप्त हो सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के किस प्रकार के शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? ठीक है, तो सबसे अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है, यानी कि जिसको हम TLM कहते हैं। ठीक है, TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री और ड्राइंग उपकरण। तो सभी लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट बन जाएगा वो बन जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि जिसको देख करके, क्योंकि देखने से हम बोला जाता है कि 80 से 85% तक आदमी देखने से ही सीख जाता है। ठीक है, बाकी वो सुनने से सीखता है 10 to 13%। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सीखता है, बाकी अनुभवों के आधार पर सीखता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है वो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण हेतु सबसे ज्यादा उपयोगी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर जो प्रदान करेगी बच्चों के, तो किस प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघु उत्तरात्मक परीक्षा या अति लघु उत्तरात्मक परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्र चिंतन की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र चिंतन में बहुत सारी सोच व्यक्त कर सकता है मनुष्य। ठीक है, तो वहां पर जो प्रश्न होने चाहिए वहां पर वो होने चाहिए आपके निबंधात्मक, जो कि जिसपे बहुत लंबा वो अपने विचारों को लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पीतल बनाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के अंदर के विषयों से संबंधित है, जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास अमूमन। तो पीतल बनाया जाता है, तो यहाँ पर है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टिन से। तो जो पीतल बनाया जाता है दोस्तों, याद रखना, तांबा और जस्ते से बनाया जाता है पीतल। ठीक है, पीतल एक धातु होती है। ठीक है, तो पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, देखिए दोस्तों, प्राथमिक ऊर्जा उसे कहते हैं, ठीक है, जिनके भंडार सीमित होते हैं प्रकृति में और उनको दोबारा या बनने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, या तो दोबारा बनती नहीं है वो, और अगर बनेगी भी तो काफी समय लग जाता है, यानी कि करोड़ों वर्षों का टाइम लग जाता है। तो वो प्राथमिक ऊर्जा होती है। और द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है? जो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोतों के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत और कोयला। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला के साधन क्या है वो होते हैं, ये प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये एक बार बन जाते हैं ऑटोमेटिक ही प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ये, और उसके बाद रूपांतरित किया जाता है, इन्हीं से विद्युत बनाई जाती है। तो विद्युत आपकी द्वितीयक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। ठीक है, तो प्राथमिक का नहीं है, तो वही हमने छांटना था, तो विद्युत हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, लाइट यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मिट्टी आपको पता है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि लेटेराइट मिट्टी काले कलर की होती है, लेटेराइट मिट्टी भूरे कलर की होती है, इनमें से सत्य की पहचान कीजिए, ठीक है ना। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, यहाँ पर है पीला, लाल, काला या भूरा। तो देखिए दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी का जो रंग होगा, लॉ से लेटेराइट, लॉ से लाल याद रखेंगे आप लोग। लेटेराइट मिट्टी कैसे कलर की होती है, लाल रंग की होती है दोस्तों, तो ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो कौन से प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा, हवा और पानी लगभग लगभग इनके भंडार तो असीमित है, लेकिन खनिज तेल के भंडार क्या है, सीमित है, और इसको अनवीकरण संसाधन कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये नवीकरणीय संसाधन है हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों, आपको इससे पता है कि पंजाब और राजस्थान में मुख्य रूप से इसका पानी जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसका आंसर तो हो गया राजस्थान। लेकिन जो इंदिरा गांधी जो नहर जो बनी है दोस्तों, वो बनी है आपके सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बना है दोस्तों एक बांध, जिसका नाम है हरिके बांध, ठीक है। हरिके बांध ही पंजाब में है, हरिके बांध, ठीक है। इसी बांध से ये नहर निकाली गई है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में मूल रूप से, मुख्य रूप से, और पंजाब में भी पानी की आपूर्ति सिंचाई के लिए करती है दोस्तों। तो हरिके बांध से इसका पानी गया हुआ है दोस्तों, ये चीज़ आप क्लियर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल संग्रहण, वर्षा के जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है। तो वर्षा के जल का संग्रहण करने की बात की गई है कि किस राज्य में इस प्रकार के घर बनाने हैं कि जो वर्षा का जल संग्रहण हो जाए, ठीक है। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दोस्तों अनिवार्य है ये कि आप जैसा भी घर बनाओगे, लेकिन उसका जो उससे जो जल, जैसे बारिश में जल टपकता है, तो उसका संग्रहण करने के लिए भी स्थान बनाया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में इस तरीके के घर बनाने की क्या है, अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं ऐसे घर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय के एग्जाम्पल वो है दोस्तों जिनके भंडार असीमित है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। और अनवीकरण के साधन क्या है, जिनके भंडार सीमित है और वो एक टाइम के बाद बनना बंद हो जाएंगे, या जिनको बनने में काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वो अनवीकरणीय, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये वो अनवीकरणीय के वो एग्जाम्पल हो जाए। लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात हो रही है, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। आपको पता है दोस्तों, क्योटो सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया गया था 1997 में, ठीक है। 1997 में किया गया था, और ये प्रभावी हुआ था क्योटो सम्मेलन 2005 में, ठीक है। क्योटो सम्मेलन तो किस देश में आयोजित किया गया था 1997 में, तो ये किया गया था जापान के शहर क्योटो में। तो जापान में शुरुआत की गई थी दोस्तों इसकी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ऐसी में अपेक्षा रखता हूं दोस्तों। क्योंकि मैं इससे पूर्व जो यूटेट की आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, तो लगभग हर वीडियो से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बने हुए थे आप लोगों के सामने। तो आप लोग मेरे साथ दीजिएगा, मेरा मिशन इस बार आपको सीटेट पास कराना है दोस्तों। तो आपका समय शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।